Good morning. Today is 10th of April 2018 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल इंडिया नेपाल रिलेशंस के बारे में है, महत्वपूर्ण आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है, NIRF के बारे में, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में। यह भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। बीच में ये आर्टिकल डेटा के बारे में है। देखो, डेटा से संबंधित हमने 3-4 आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए हैं। अब घूम फिर के सेम पॉइंट्स फिर से रिपीट होते हैं। इस आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है कि जैसे देखो, इलेक्शंस के दौरान चाय की दुकानों पे या फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर चर्चा होती है, कौन इलेक्शन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो इन जगहों पर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा पर्चे लगा दिए जाते हैं, कटआउट लगा दिए जाते हैं, ताकि वोटर्स को लुभाया जा सके। और यही सब अब पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा किया जा रहा है फेसबुक समेत दूसरी सोशल मीडिया साइट्स पर। वहां पर भी बड़े स्केल पे चर्चा होती है, कौन इलेक्शन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज एडवर्टाइजमेंट की सहायता से डेटा का यूज करके वोटर्स को लुभाने की कोशिश करते हैं। देखो, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो किसी ना किसी प्रकार से डेटा को यूज करने की कोशिश कर ही रहे हैं। जैसे जो ये बड़ी कंपनीज हैं वो डेटा का इस्तेमाल करके अपने काम को और ज्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, मार्केटिंग के लिए डेटा का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होगा, आप फ्लाइट बुक करते हो, दिल्ली से मुंबई की आप फ्लाइट बुक करते हो, तो उसके बाद आपको होटल्स के मैसेज आने लगेंगे, उबर के भी मैसेज आने लगेगा कि आपने फ्लाइट बुक करी है, क्या आप राइड लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। तो अलग अलग कंपनीज की आपस में डेटा शेयरिंग चलती है, अपनी मार्केटिंग करने के लिए वो ऐसा करते हैं। इवन स्टेट भी डेटा का इस्तेमाल करता है। कोई भी स्टेट 2 चीजों के लिए डेटा का इस्तेमाल करता है। पहली चीज, प्लानिंग। अगर अच्छा डेटा उपलब्ध हो किसी स्टेट के पास तो प्लान की जा सकती हैं बहुत सारी चीजें। फॉर एग्जांपल, डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है, ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को उसी हिसाब से इस्टेब्लिश किया जा सकता है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से कोई भी स्टेट डेटा को यूज करता है वो है सिक्योरिटी। डेटा की सहायता से आतंकवादियों की मूवमेंट्स का पता लगाया जा सकता है और सिक्योरिटी को इंश्योर करने में डेटा की काफी अहम भूमिका है। तो देखो, ये सब बातें बोली गई हैं और कोई बहुत नई बात नहीं है। उसके बाद नीचे ये आर्टिकल ब्राजील से संबंधित है। कल हमने डिस्कस किया था कि ब्राजील के फॉर्मर प्रेसिडेंट लूला को 12 साल की सजा हो गई है करप्शन के एक केस में। तो ब्राजील की अंदरूनी राजनीति से संबंधित है, ये आर्टिकल नहीं डिस्कस करेंगे। यहां पे ये आर्टिकल पेटेंट से संबंधित है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल में, उन पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करके हम डिस्कस करेंगे। यहां पे ये आर्टिकल श्रीलंका की अंदरूनी राजनीति के बारे में है। वहां पर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया था श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के अगेंस्ट। तो ये आर्टिकल श्रीलंका की अंदरूनी राजनीति से संबंधित है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे ये 2 आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंडिया नेपाल रिलेशंस की बात करेंगे। GS पेपर 2 के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा। कंटेक्स्ट क्या है? नेपाल के प्रधानमंत्री KPS ओली 3 दिवस की भारत की यात्रा पर आए। पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं। देखो, KPS ओली जो फिलहाल नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उनकी ये नेपाल के PM के तौर पे दूसरी टर्म है। इससे पहले भी वो नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे 2015 के अंत में। उस समय नेपाल का नया संविधान बना था, लेकिन नेपाल के प्लेन एरियाज में जो मधेसी लोग रहते हैं वो नेपाल के नए संविधान से संतुष्ट नहीं थे और फिलहाल अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। इस वजह से नेपाल में प्लेन एरियाज में रहने वाले मधेसीज और दूसरे लोगों ने अपना एक आंदोलन चलाया। इंडिया ने भी मधेसीज की मांगों का समर्थन किया और नेपाल से कहा कि आप अपने नए संविधान में मधेसीज की मांगों को जगह दीजिए। उसी समय जब मधेसीज का आंदोलन चल रहा था नेपाल के नए संविधान के अगेंस्ट, एक ब्लॉकेड लगता है। इंडिया नेपाल बॉर्डर पे एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगता है। नेपाल ने आरोप यह लगाया कि इंडिया ने जानबूझ के अनऑफिशियल रूप से इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगवाया है, ताकि इंडिया से जो सामान की सप्लाई होती है नेपाल में उसे रोका जा सके और नेपाल को प्रेशराइज किया जा सके कि नेपाल अपने संविधान को चेंज करे। लेकिन इंडिया ने इस बात को कभी नहीं माना। इंडिया ने कहा ट्रक वाले इसलिए नेपाल में एंटर नहीं कर रहे थे क्योंकि आपके वहां आंदोलन चल रहा था, तो ट्रक वालों की सिक्योरिटी खतरे में आ सकती थी, इसलिए वो डर के मारे नेपाल में एंटर नहीं कर रहे थे। लेकिन देखो, इस इकोनॉमिक ब्लॉकेड का काफी नुकसान उठाना पड़ा इंडिया को। जैसा मैंने आपको बताया, इस इकोनॉमिक ब्लॉकेड की वजह से जरूरी वस्तुओं की बहुत ज्यादा कमी हो गई नेपाल में और जरूरी वस्तुओं के तो जो दाम थे बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो जनता के जो सेंटिमेंट्स थे वो हर्ट हुए। एक एंटी इंडिया माहौल बना नेपाल के अंदर। चूंकि उस समय प्रधानमंत्री थे KPS ओली, उन्होंने भी इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि इंडिया एक सोवरेन कंट्री के अंदर इंटरफेयर कर रहा है, हम हमारा संविधान कैसे भी बनाए, किसी दूसरे देश को इससे कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए। तो उस समय
स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया स्टैंड लेते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री केपीएस ओली ने चाइना के साथ कई सारे एग्रीमेंट साइन किए, ट्रांजिट एग्रीमेंट्स, कनेक्टिविटी एग्रीमेंट्स, ऑयल और पेट्रोलियम को लेकर एग्रीमेंट्स किए, ट्रेड को लेकर एग्रीमेंट्स किए। तो मतलब परसेप्शन ये बन गई कि केपीएस ओली जो है वो चाइना के पक्ष में ज्यादा है और उनका जो स्टैंड रहता है वो एंटी इंडिया रहता है। हालांकि कुछ ही दिनों बाद, उस समय तो केपीएस ओली नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पे हट गए थे, लेकिन अब इस साल के शुरुआत में उन्होंने फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पे सत्ता संभाली है। तो कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे क्या वो फिर से चाइना के पक्ष में जाएंगे या फिर इस बार भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो एक परंपरा है, नेपाल का जो भी पर्सन नया प्रधानमंत्री बनता है पहली फॉरेन विजिट होती है इंडिया में। तो उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री 3 दिवस की भारत की यात्रा पर आए हैं और अच्छे सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं। ये विजिट आप कह सकते हो कि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को सुधारने में एक अहम कड़ी का काम करेगी। तो ये हमने बैकग्राउंड डिस्कस किया। अब मेन आर्टिकल की तरफ आते हैं। आर्टिकल में कहा जाता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपीएस ओली की इस यात्रा के दौरान एक अच्छी चीज ये रही कि सिर्फ पॉजिटिव इश्यूज पे फोकस किया गया और वो इश्यूज जिनकी वजह से टेंशन रहती है इंडिया और नेपाल के बीच, उन इश्यूज पे ज्यादा फोकस नहीं किया गया। मैं आपको कुछ इश्यूज बताता हूं जिनकी वजह से इंडिया और नेपाल के बीच टेंशन रहती है। जैसे कि देखो, इंडिया में तो नोटबंदी हो गई थी, लेकिन बहुत भारी मात्रा में इंडिया की जो पुरानी करेंसी है वो अभी भी नेपाल के पास है और नेपाल बार बार इंडिया से मांग करता है कि आप ये जो पुरानी करेंसी है आपकी, इसे बदल के दीजिए, नई करेंसी हमें दीजिए। तो इस बात को लेकर टेंशन रहती है इंडिया और नेपाल के बीच। दूसरी चीज ये, इंडिया बार बार ये बात कहता है कि नेपाल में चाइना का दबदबा बढ़ रहा है और चाइना का प्यादा बन रहा है नेपाल धीरे धीरे। तो इस बात को लेके भी, इस चीज को लेके भी, इस इशू को लेके भी कोई बातचीत नहीं हुई भारत के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच। इसके अलावा जो इंडिया पहले बार बार बात कहता था कि नेपाल अपने संविधान में बदलाव लाए ताकि मधेसीज और दूसरे जो सेक्शंस हैं जिनको कंसर्न्स हैं नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन से, उनके कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए, इस इशू को लेके भी कोई बातचीत नहीं हुई दोनों प्रधानमंत्री के बीच। बातचीत हुई तो कैसे कनेक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए नेपाल और इंडिया के बीच। जैसे एक एग्रीमेंट ये हुआ कि रक्सौल से काठमांडू के बीच रेल लाइन बिछाई जाएगी। अगर देखो ये रेल लाइन बिछ जाती है रक्सौल और काठमांडू के बीच, तो न्यू दिल्ली डायरेक्टली जुड़ जाएगा काठमांडू से। इसके अलावा डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड काफी सारे एग्रीमेंट्स हुए, वाटरवेज से संबंधित एग्रीमेंट्स हुए। देखो, वाटरवेज से संबंधित जो एग्रीमेंट है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, समुद्र से बॉर्डर टच नहीं होता नेपाल का। तो रिवर वाटरवे की एग्रीमेंट की सहायता से अब नेपाल सीधा समुद्र को एक्सेस कर सकेगा, बंगाल की खाड़ी को, बे ऑफ बंगाल को एक्सेस कर सकेगा नेपाल इस रिवर वाटरवे एग्रीमेंट की सहायता से। तो नेपाल के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण ये एग्रीमेंट है। इसके अलावा इंडिया और नेपाल के बीच एक एग्रीमेंट ये भी हुआ कि इंडिया हेल्प करेगा नेपाल की एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो इंडिया का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस की सहायता से नेपाल को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये सब पॉजिटिव एग्रीमेंट्स साइन हुए इंडिया और नेपाल के बीच। आर्टिकल में एक बात ये बोली जाती है कि देखो, दोनों देशों की तरफ से पहल हुई है रिश्तों को सुधारा जाए। इंडिया ने प्रोटोकॉल को तोड़ा। भारत की जो विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज, वो अनयूजुअल वे में उन्होंने नेपाल की यात्रा की और केपीएस ओली ने जब नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं ली थी, उससे पहले ही भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उनको बधाई दी नेपाल में पहुंच के। तो इंडिया ने यहां पे प्रोटोकॉल तोड़ा और पहल की कि रिलेशंस को इंप्रूव किया जाए। उसके बाद केपीएस ओली ने भी, देखो, इलेक्शंस जब हुए थे नेपाल में तो उन्होंने इंडिया के खिलाफ बहुत कुछ बातें कही, लेकिन जैसे ही वो नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने एंटी इंडिया रिटोरिक को छोड़ दिया है। यानी वो भी एक प्रकार से रिश्तों को सुधारना चाहते हैं इंडिया और नेपाल के बीच। ये एक अच्छी बात है। रिश्तों को और बेहतर बनाने के लिए इंडिया और नेपाल को चाहिए कि जो फ्रिक्शन वाले इश्यूज हैं इंडिया और नेपाल के बीच, उन इंपॉर्टेंट इश्यूज को एड्रेस किया जाए। जैसे देखो, नेपाल की तरफ से एक मांग बार बार ये की जाती है कि 1950 में इंडिया और नेपाल के बीच जो ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, या तो इस ट्रीटी को स्क्रैप किया जाए या फिर इस ट्रीटी में जरूरी बदलाव लाए जाएं। इसी प्रकार की ट्रीटी इंडिया और भूटान के बीच भी हुई थी, लेकिन 2007 में इंडिया और भूटान की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी थी उसमें जरूरी बदलाव लाए गए थे, लेकिन नेपाल के साथ जो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी वो वैसे की वैसे ही है और अभी तक कुछ भी बदलाव इसमें नहीं लाया गया है। नेपाल को शुरू से ही कंसर्न है इस ट्रीटी से, क्योंकि देखो, इस ट्रीटी को इंडिया के जो एम्बेसडर थे नेपाल में, उन्होंने साइन किया था इंडिया की तरफ से और नेपाल के प्रधानमंत्री ने साइन किया था। तो उस समय में भी बहुत ज्यादा विरोध हुआ था नेपाल में कि ये नेपाल भी एक सोवरेन कंट्री है,
तो दो देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच की ट्रीटी साइन हुई थी, लेकिन ये बराबरी की ट्रीटी नहीं थी, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री ने नेपाल की तरफ से ट्रीटी साइन की थी और इंडिया के एम्बेसडर ने। देखो, इस ट्रीटी के अंदर प्रोविजंस ये हैं कि नेपाल के लोग इंडिया में आ सकते हैं बिना किसी वीजा की सहायता से। बॉर्डर ओपन है इंडिया और नेपाल का। इंडिया से भी लोग जा सकते हैं नेपाल में बिना किसी वीजा के, बॉर्डर ओपन है और काम भी कर सकते हैं। इंडिया के लोग यहां पे आके वहां पे जाके काम कर सकते हैं और नेपाल के लोग यहां पे आके काम कर सकते हैं। नेपाल के लीडर्स का यह मानना है कि देखो, इंडिया में बहुत सारे नेपालियों को रोजगार मिला है, एम्प्लॉयमेंट मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इंडिया से भी बहुत से लोग गए हैं नेपाल में और वहां पे उन्होंने अपना बिजनेस सेटल किया है। अब जैसे जैसे इंडिया के लोग नेपाल में बिजनेस सेटल कर रहे हैं, नेपाल को यह बात अच्छी नहीं लगती। उनको यह लगता है कि नेपाल, इंडिया के बिजनेसमैन धीरे धीरे आके नेपाल में अपना आधिपत्य स्थापित कर लेंगे और इंडिया की डोमिनेंस बढ़ जाएगी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि बदलाव की आवश्यकता है। फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950 में कम से कम बॉर्डर को अगर बंद ना किया जाए तो रेगुलेट किया जाए। अभी फिलहाल तो कोई रोक टोक नहीं है, ओपन बॉर्डर है, एटलीस्ट कुछ रेगुलेटेड होना चाहिए, ताकि जो दूसरे क्राइम्स होते हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर पे, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, उन सबको भी रोका जा सके। तो आर्टिकल में कहा जाता है कि दोनों देश मिलके इस ट्रीटी में जरूरी बदलाव लाएं, ताकि बार बार इस ट्रीटी की वजह से विवाद उत्पन्न ना हो इंडिया और नेपाल के बीच। दूसरा इशू हमने पहले डिस्कस किया था, कनेक्टिविटी का है। अभी देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि लैंडलॉक कंट्री है नेपाल, इस वजह से नेपाल पूरी तरह से इंडिया पे डिपेंडेंट है, लेकिन नेपाल चाहता है कि पूरी तरह से वो इंडिया पे डिपेंडेंट ना हो। इसलिए नेपाल मांग करता है कि हमारी खुद की मर्चेंट नेवी होनी चाहिए। तो इंडिया हमें आज़ादी दे कि जो पोर्ट्स हैं इंडिया के, वहां से इंडिया मर्चेंट नेवी की सहायता से दूसरे देशों के साथ ट्रेड कर सके। तो इंडिया को नेपाल की इस मांग पर विचार करना चाहिए, क्योंकि लैंडलॉक कंट्री है नेपाल और नेपाल की ये मांग जो है वो जायज हो सकती है। अब कंक्लूजन की बारी आती है। कंक्लूजन में बोला जाता है कि देखो, पिछले 3 से 4 सालों में नेपाल में चाइना का दबदबा बढ़ा है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। चाइना ने काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है नेपाल में पिछले 3 से 4 सालों में, काफी सारे ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। तिब्बत से लुम्बिनी तक रेल लाइन बिछाना चाहता है चाइना, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद चाइना इंडिया को रिप्लेस नहीं कर सकता। इंडिया और नेपाल के बीच सदियों पुराने कल्चरल रिलेशंस हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन नेपाल की इस प्रकार से है, 3 ओर से नेपाल इंडिया से घिरा हुआ है और पीपल टू पीपल टाइज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया और नेपाल के बीच। लेकिन ये सब चीजें तभी मैटर करेंगी जब दोनों देशों के बीच जो टेंशंस वाले इश्यूज हैं उनको जल्द से जल्द एड्रेस किया जाए, जैसा हमने डिस्कस किया इस आर्टिकल के बीच। और उसकी शुरुआत नेपाल के प्रधानमंत्री की इस यात्रा से हो चुकी है। रोड, रेल लिंक्स, पावर प्रोजेक्ट्स और भूकंप के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब चीजों को लेकर एग्रीमेंट्स साइन हुए। लेकिन आर्टिकल में एक बात यह भी बोली जाती है कि देखो, जो पुराने एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं इंडिया और नेपाल के बीच, जो पुरानी इंडिया ने कमिटमेंट्स की हैं, उन कमिटमेंट्स को पूरा करना जरूरी है, पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरा करना भी जरूरी है, इससे पहले कि नए प्रोजेक्ट्स डिक्लेयर किए जाएं। अगर इंडिया को कोई कंसर्न्स हैं, मदेशी लोगों के कंसर्न्स अगर इंडिया जाहिर करना चाहता है नेपाल के लीडर्स को, तो डिप्लोमेटिक वे में ये कंसर्न्स जाहिर किए जाएं। ऐसा नहीं कि नेपाल के लोगों में या फिर वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में ये परसेप्शन जाए कि डायरेक्टली इंडिया नेपाल के मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है। डिप्लोमेटिक वे में इंडिया को ये इश्यूज एड्रेस करने होंगे, सुलझाने होंगे इंडिया और नेपाल के बीच, क्योंकि फिर से जो गाड़ी है पटरी में आई है इंडिया और नेपाल के रिलेशंस की। अभी आवश्यकता यह है कि जो टेंशन वाले इश्यूज हैं उनको लेके और ज्यादा फोकस नहीं किया जाए, और ताकि और ज्यादा टेंशन इंक्रीज ना हो इंडिया और नेपाल के बीच। तो ये पूरा आर्टिकल था। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF के बारे में है। GS पेपर 2 के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा। क्या कंटेस्ट है? देखो, सरकार ने, HRD मिनिस्ट्री ने 2016 में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया था। मकसद था देश के विभिन्न जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रैंकिंग प्रोवाइड की जाए। तो इस साल तीसरा एडिशन पब्लिश किया गया, मतलब 2018 के लिए NIRF के अंदर हमारे देश के विभिन्न जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रैंकिंग दी गई 9 कैटेगरीज में। 9 कैटेगरीज, जैसे मेडिसिन की कैटेगरी में अलग से हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग दी गई, लॉ की फील्ड में अलग से, इंजीनियरिंग की फील्ड में अलग से, एक फील्ड ओवरऑल रैंकिंग का भी है। तो 5 क्राइटेरियाज के आधार पर विभिन्न हायर एजुकेशन को जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रैंकिंग दी जाती है। जैसे पहला क्राइटेरिया है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, इस क्राइटेरिया को वेटेज है 0.30%। उसके बाद रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस
इस क्राइटेरिया को भी वेटेज है 0.30%। ग्रेजुएशन आउटकम्स को वेटेज है 0.20%। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी को वेटेज है 0.1%। और सबसे लास्ट में परसेप्शन जो पैरामीटर है, इस पैरामीटर इस क्राइटेरिया को वेटेज है 0.10%। तो इन 5 क्राइटेरियाज के आधार पर रैंकिंग दी जाती है NIRF के अंदर, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर। हम बात करें इस साल ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है। दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास चेन्नई में है। तो ये जो रैंकिंग है वो ओवरऑल कैटेगरी में है। इसके अलावा 8 और भी कैटेगरीज हैं जिसमें रैंकिंग दी गई है विभिन्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। अब हम कुछ इश्यूज की बात करते हैं। देखो, वैसे 2016-17 में ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन जब कंडक्ट किया था HRD मिनिस्ट्री ने, तो उस सर्वे में यह पाया गया था कि हमारे देश में 40,026 कॉलेजेस हैं और 11,669 स्टैंड लोन इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन NIRF में, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में पार्टिसिपेट किया सिर्फ 3,954 इंस्टीट्यूशंस ने, यानी बहुत कम कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस ने पार्टिसिपेट किया नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर। और जिन इंस्टीट्यूशंस ने पार्टिसिपेट किया, एक बात यह पाई गई कि साउदर्न ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हायर रैंकिंग प्राप्त हुई है एज कंपेरिजन टू नॉर्थ इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर ईस्ट इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं। और जो अच्छी रैंक प्राप्त हुई है वो इन कॉलेजेस को हुई है, जैसे IIT, IISc, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। और इसमें कोई भी सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से रिसर्च का रिकॉर्ड है इन इंस्टीट्यूशंस का, ग्रेजुएट्स की आउटकम भी अच्छी है, प्लेसमेंट आपको पता है इन कॉलेजेस में अच्छे से हो जाती है और लर्निंग आउटकम भी अच्छी है। तो इसी वजह से इन इंस्टीट्यूट्स को हायर रैंकिंग प्राप्त हुई है। आगे आर्टिकल में यह बोला जाता है, इस प्रकार से एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को रैंकिंग देने के फायदे तो हैं, काफी प्रैक्टिकल यूजेज हैं। जैसे देखो, एक तो स्टूडेंट्स को पता लग जाता है कि कौन सा कॉलेज की रैंक क्या है, तो एडमिशन लेते वक्त उस कॉलेज के लिए वो तैयारी कर सकते हैं, उस कॉलेज में वो एडमिशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। स्पॉन्सर्स यानी वो लोग जो किसी रिसर्च प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, उनको भी पता लग जाता है कि ये रिसर्च यूनिवर्सिटी अच्छी है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट अच्छा है, तो इस इंस्टीट्यूट में किसी रिसर्च के प्रोडक्ट को स्पॉन्सर किया जा सकता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज भी आपस में कोलैबोरेट कर सकती हैं रैंकिंग के हिसाब से। तो प्रैक्टिकल काफी सारे यूजेस हैं इस रैंकिंग के, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर। लेकिन HRD मिनिस्ट्री को कोशिश ये करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूट, ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज NIRF के अंदर, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर पार्टिसिपेट करें। जैसा हमने डिस्कस किया कि कॉलेजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पार्टिसिपेट बहुत कम कॉलेजेस ने किया है। 40,026 कॉलेजेस और 11,669 इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन पार्टिसिपेट किया सिर्फ 3,954 इंस्टीट्यूशंस ने। इसीलिए HRD मिनिस्ट्री को चाहिए कि सभी इंस्टीट्यूशंस के पार्टिसिपेशन इंश्योर की जाए नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर। हो सकता है कि कुछ नए कॉलेजेस की जो क्वालिटी है वो वाकई में बहुत अच्छी है, उनकी जो एक्सीलेंस है वो इस्टेब्लिश्ड IIT जैसे इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले में है, लेकिन जब तक रैंकिंग नहीं मिलेगी उनको तो कैसे पता लगेगा। इसलिए सभी इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन काफी जरूरी है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर। एक आगे आर्टिकल में इंपॉर्टेंट बात यह कही जाती है कि देखो, इस फ्रेमवर्क के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग देते वक्त जो पैरामीटर्स कंसीडर किए गए वो उनमें से कुछ इस प्रकार से है, फैकल्टी स्ट्रेंथ, क्वालिफिकेशंस है। इनके बजाय NIRF के अंदर ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए लर्निंग आउटकम पे। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, लर्निंग आउटकम पे ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए, बजाय कि कितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं, फैकल्टी की स्ट्रेंथ कितनी है, फैकल्टी की जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी है। ये सब चीजें मैटर नहीं करती। जितनी चीज मैटर करती है कि जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं किसी कॉलेज में, उन्होंने क्या कुछ सीखा है, लर्निंग आउटकम कैसी है उन ग्रेजुएट्स की जो किसी कॉलेज से पास आउट हुए हैं। अब बारी आती है कंक्लूजन की। देखो, 2018 की इस एडिशन में नए फील्ड्स को भी ऐड किया गया, जैसे लॉ, मेडिसिन, आर्किटेक्चर। धीरे धीरे और जो डोमेन्स हैं उनको भी ऐड किया जाएगा, उन कैटेगरीज के अंदर भी रैंकिंग जारी की जाएगी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर। रैंकिंग तो ठीक है, जैसा हमने डिस्कस किया कि रैंकिंग देने के तो फायदे भी काफी ज्यादा हैं, लेकिन देखो मेन फोकस HRD मिनिस्ट्री का इस पर होना चाहिए कि स्कॉलरशिप्स को बड़ी से बड़ी संख्या में दी जाए, ताकि गरीब लोग भी हायर एजुकेशन को अच्छे से एक्सेस कर सकें। इसके अलावा लर्निंग को बूस्ट किया जाए हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में, ताकि रिसर्च और बेहतर ढंग से हो सकें। और देखो, ये चीजें तब पॉसिबल हैं जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी दी जाएगी,
ताकि वो अपने ढंग से चीज़ों को मैनेज कर सकें। अगर वो अपने बारे में परसेप्शन को ही मैनेज करते रह जाएंगे तो वो किस प्रकार से अपने इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी को इंप्रूव करने पर फोकस दे सकेंगे। मतलब कहने का एसेंस ये है कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर अगर अच्छी रैंकिंग आ जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंस्टीट्यूशन बेस्ट है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क तो सिर्फ उन चीज़ों को मेजर करेगा जिनको मेजर किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, कुछ डायमेंशंस ऐसे भी हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता। उन डायमेंशंस में भी यूनिवर्सिटीज को अपने आप को इंप्रूव करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल था NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल पेटेंट से संबंधित है। GS पेपर 3 के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा। हम एक एग्जांपल मान लेते हैं। मान लीजिए इंडिया की पेटेंट अथॉरिटीज ने ए कंपनी को एक्स मेडिसिन के लिए पेटेंट ग्रांट किया है 20 सालों के लिए। तो देखो, ए कंपनी को हर एक साल द पेटेंट्स एक्ट 1970 के अंदर एक फॉर्म भरना होगा, फॉर्म 27। फॉर्म 27 की सहायता से ए कंपनी को कई सारी जानकारी देनी होगी, जैसे इंडिया की पेटेंट अथॉरिटीज ने जो आपको पेटेंट दिया था एक्स मेडिसिन के लिए, आपने उस पर कुछ काम किया है या नहीं किया है। मतलब उस मेडिसिन को आपने इंडिया में बेचना स्टार्ट किया है या नहीं किया है। अगर आपने उस मेडिसिन को जिसके लिए आपको पेटेंट मिल चुका है इंडिया में, उसको बेचना स्टार्ट नहीं किया है, तो क्या रीजंस हैं उसके। तो ए कंपनी बताएगी रीजंस क्या हैं। मार्केट अपॉर्चुनिटीज फिलहाल कम है, हम मार्केट डेवलप कर रहे हैं, या फिर हम काम कर रहे हैं कि किसी लोकल कंपनी के साथ अनुबंध किया जाए ताकि इंडिया में उस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर किया जा सके। तो कोई भी रीजन हो बताया जा सकता है ए कंपनी के द्वारा कि अभी तक हमारे द्वारा एक्स मेडिसिन को क्यों नहीं बेचा जा रहा है इंडिया में आपको पेटेंट मिलने के बावजूद। उसके बाद कॉलम है, अगर ए कंपनी ये कहती है कि हाँ हमने एक्स मेडिसिन को इंडिया में बेचना स्टार्ट कर दिया है, तो जानकारी देनी होगी कि कितने रुपए की आप मेडिसिन बेच रहे हो, कितनी सेल हो रही है। ये सारी जानकारियां देनी होगी ए कंपनी को एक्स मेडिसिन के बारे में जिसको पेटेंट दिया गया है इंडिया में। उसके बाद यह भी बताना होगा ए कंपनी को कि आप एक्स मेडिसिन को इंडिया में बेच रहे हो, क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है या फिर आप बाहर के किसी देश से उस मेडिसिन को इंपोर्ट करके इंडिया में बेच रहे हो। इसके अलावा यह भी बताना होगा ए कंपनी को कि अगर किसी दूसरी कंपनी को लाइसेंस दिया गया है ए कंपनी के द्वारा एक्स मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो कौन सी कंपनी को लाइसेंस दिया गया है, कौन सी कंपनी को सब लाइसेंस दिया गया है, कहां से इंपोर्ट किया जा रहा है अगर आप इंपोर्ट करके एक्स मेडिसिन को इंडिया में बेच रहे हो। तो ये सारी जानकारियां देनी पड़ती हैं किसी कंपनी को जिसको पेटेंट दिया गया है किसी मेडिसिन के लिए फॉर्म 27 के अंतर्गत, और यह फॉर्म हर एक साल भरना पड़ता है। अब देखो, आर्टिकल में यह कहा गया है कि एक पिटीशन फाइल की गई है दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर कि फॉर्म 27 को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया जाए, यानी और भी काफी सारी जानकारी पूछी जाए उन कंपनी से जिनको पेटेंट दिया गया है इंडिया की पेटेंट अथॉरिटीज के द्वारा। और जो कंपनी रेगुलरली हर एक साल ये फॉर्म नहीं भरती है तो उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उस कंपनी को जो पेटेंट दिया गया है उस पेटेंट को रद्द भी किया जाए। तो इस प्रकार की मांगे की गई है जो पिटीशन फाइल की गई है दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर। अब आर्टिकल में यह कहा जाता है यह पिटीशन बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो, अगर कोई कंपनी, मान लीजिए ए कंपनी को ही एक्स मेडिसिन के लिए पेटेंट मिल गया, लेकिन 4 साल हो गए पेटेंट मिले, अभी तक इस मेडिसिन को इंडिया में नहीं बेचा जा सका है, तो फिर क्यों ना किसी दूसरी कंपनी को कंपल्सरी लाइसेंसिंग के प्रोविजन के अंतर्गत उसको अधिकार दे दिया जाए कि आप एक्स मेडिसिन को प्रोड्यूस कर लीजिए। और देखो, ऐसा करना ट्रिप्स एग्रीमेंट 1995 के अगेंस्ट नहीं होगा, क्योंकि ट्रिप्स एग्रीमेंट 1995 में यह बात साफ तौर पे लिखी गई है, अगर किसी कंपनी को, फॉर एग्जांपल यही केस मानते हैं, ए कंपनी को एक्स मेडिसिन के लिए पेटेंट दिया गया है, लेकिन ए कंपनी, मान लीजिए इंडिया में पेटेंट दिया गया है, इंडिया में पर्याप्त मात्रा में एक्स मेडिसिन को उपलब्ध नहीं करवा पाती है और हेल्थ इमरजेंसी पैदा हो गई है इंडिया में, तो इंडिया किसी दूसरी कंपनी को भी लाइसेंस दे सकता है एक्स मेडिसिन प्रोड्यूस करने के लिए। यह प्रोविजन है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। अब देखो, एक बात आर्टिकल में यह बोली जाती है आगे कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा फोकस किया जाए। ट्रिप्स एग्रीमेंट का मतलब ही क्या, अगर देखो कोई कंपनी, बाहर की कोई कंपनी जिसको पेटेंट दिया है इंडिया की पेटेंट अथॉरिटीज ने, अगर वो बाहर से इंपोर्ट करके मेडिसिन को इंडिया में बेचेंगे तो इंडिया की डोमेस्टिक कंपनीज को क्या कुछ सीखने को मिलेगा। अगर उस मेडिसिन को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो लोकल कंपनीज को भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकेगी, रिसर्च ट्रांसफर हो सकेगी, तो इंडिया को फायदा होगा ना ट्रिप्स एग्रीमेंट का। तो इसलिए फोकस ये होना चाहिए कि अगर किसी कंपनी को
लाइसेंस दिया गया है, मतलब पेटेंट दिया गया है किसी मेडिसिन के लिए, तो लोकल ही उस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर किया जाए उस कंपनी के द्वारा, या फिर इंडिया की किसी लोकल कंपनी को लाइसेंस दे दिया जाए उस कंपनी के द्वारा, ताकि इंडिया में ही उस मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग हो सके। तो कंक्लूजन में एक बात यह बोली जाती है कि देखो, यूएसए अब बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, चाइना से इंपोर्ट होने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पे टैरिफ लगा दिया है यूएसए, यानी यूएसए अपने इंटरेस्ट को लेके बहुत आगे जाने को तैयार है। तो अभी आवश्यकता यह है कि इंडिया भी अपने इंटरेस्ट को असर्ट करे और फॉर्म 27 को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाए। तो यह पूरा आर्टिकल था, यह थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को डिटेल से डिस्कस किया। उसके बाद हमने बात की नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में, और तीसरे नंबर पे अभी हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया, फॉर्म 27 द पेटेंट्स एक्ट 1970 के अंदर। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।